नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। ईडी की छापेमारी के बाद अंबा प्रसाद का बड़ा बयान। बीजेपी के ऑफर को ठुकराया इसलिए ईडी कर रही परेशान। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर मंगलवार को ईडी की कार्रवाई 18 घंटे तक चली। सुबह 7 बजे अंदर गई ईडी की टीम रात करीब 12:30 बजे बाहर निकली। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अंबा प्रसाद ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। अंबा प्रसाद ने कहा कि राजनीतिक वजहों से उनके यहाँ छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी और अडानी के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर भी वे बीजेपी के टारगेट पर आ गई है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने ईडी की कार्रवाई पर कहा कि उन्हें बीजेपी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ने को कहा गया था। उन पर हजारीबाग और उसके बाद चतरा से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। जब वह नहीं माने तो ईडी की छापेमारी द्वारा परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें सदन में एनटीपीसी और अडानी के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिल रही है। अंबा प्रसाद ने एजेंसी के अफसरों पर आरोप लगाया कि दिन भर उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें घंटों एक ही जगह खड़ा रखा गया, यहाँ तक कि अफसर सीधे उनके बेडरूम तक पहुँच गए। अंबा प्रसाद के अनुसार उनकी बहन का एक संदूक भी ईडी अपने साथ ले गई है। इसके साथ ही कुछ फाइल और विधानसभा से जुड़े कागजात, जिसमें विधानसभा में उठाए गए सवाल से जुड़े कागजात भी थे, उसे भी साथ ले गए। अंबा प्रसाद का आरोप है कि उनके पूरे परिवार को बेवजह फंसाया गया है। झारखंड में 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। झारखंड में कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार झारखंड में सीट शेयरिंग की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। शनिवार को कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है। कांग्रेस ने 8 सीट से चुनाव लड़ने का दावा किया है। इसमें रांची, धनबाद, लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम, चतरा, जमशेदपुर, पलामू शामिल है। फिलहाल पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। होली से पहले झारखंड के सरकारी कर्मियों को चंपई सोरेन सरकार का बड़ा तोहफा। महंगाई और परिवहन भत्ता बढ़ा। होली से पहले चंपई सोरेन सरकार ने झारखंड के सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल राज्य के कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद अब इन्हें 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता का लाभ जनवरी 2024 से मिलेगा। इसके अलावा राज्य कर्मियों को मिलने वाले परिवहन भत्ता में भी संशोधन किया गया है। लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मियों का परिवहन भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। पहले यह 1350 रुपये प्लस डीए था, जिसे बढ़ाकर 2600 रुपये प्लस डीए कर दिया गया है। इसी तरह 900 प्लस डीए को बढ़ाकर 1800 प्लस डीए कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए राज्य के प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 21,189 है। साथ ही सरकार ने झारखंड के सरकारी स्कूलों की कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को दी जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की राशि में बढ़ोतरी की है। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि 1932 का खतियान व सरना धर्म कोड व आदिवासी मूलवासी के मुद्दे झारखंड के लिए अहम है। झारखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 16 मार्च से इन इलाकों में हो सकती है बारिश। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर एक बार फिर देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 मार्च से एक बार फिर बादल छाएंगे। वहीं 16 मार्च से राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। जानकारी के अनुसार 16 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 17 मार्च को भी कहीं कहीं बारिश के आसार है। 18 मार्च को पश्चिमी इलाके में बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं स्काईमेट की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रह सकता है। हालांकि इस दौरान बादल छाए रहेंगे। वहीं 14 और 15 मार्च को मौसम साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान क्रमशः 18 और 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लगातार बदलते मौसम के कारण लोगों के बीमार होने की संभावना सबसे अधिक है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जमशेदपुर के करंडी बिजली कार्यालय परिसर के स्क्रैप यार्ड में लगी आग, तार व अन्य उपकरण जले। जमशेदपुर के करंडी बिजली कार्यालय परिसर के स्क्रैप यार्ड में बुधवार को शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। इससे यार्ड में रखे 10 खराब ट्रांसफार्मर, तार व अन्य उपकरण धू धू कर जल गए। थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया था। बुधवार सुबह 9 बजे की बात है। बिजली विभाग स्टोर के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दे दी गई थी। दमकल वाहन घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आरंभिक जांच में पता चला कि बिजली विभाग के स्टोर के पीछे अव्यवस्थित विभागीय स्क्रैप यार्ड के ठीक ऊपर से एलटी लाइन गुजरा है। उक्त लाइन से शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की संभावना है। हालांकि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इसका पता लगाने
संभालने में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस घटना के बाद स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर आवेदन दे दिया गया है। रिम्स में चिकित्सक के साथ मरीज के परिजनों ने की मारपीट, मामला पहुंचा पुलिस तक। रिम्स में मंगलवार देर रात मरीज के परिजन और चिकित्सकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें मरीज के परिजन एक चिकित्सक के साथ हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। मिली खबर के मुताबिक घटना मंगलवार की रात 12 बजे के बाद की है। बताया जा रहा है कि रिम्स के ट्रामा सेंटर एंड सेंट्रल इमरजेंसी के बाहर मारपीट की घटना हुई। हालांकि इसमें किसी पक्ष के व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। मिली खबर के मुताबिक मंगलवार देर रात कुछ लोग सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए रिम्स लेकर आए थे। इलाज में हो रही देरी से परिजन भड़क गए और चिकित्सक के साथ उलझ गए। कुछ देर के विवाद के बाद मामला हाथापाई में तब्दील हो गया। मारपीट की सूचना बरियातू पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं। झारखंड के इन शहरों में चली तबाड़तोड़ छापेमारी, लाखों रुपए वसूले गए। कोल्हन में बिजली विभाग की ओर से मंगलवार को छापेमारी अभियान चलाया गया। जमशेदपुर एरिया बोर्ड के विद्युत महाप्रबंधक श्रवण कुमार के आदेश के बाद कोल्हन के घाटशिला, मानगो, जमशेदपुर, चाईबासा, चक्रधरपुर, सरायकेला, आदित्यपुर विद्युत डिवीजन में कार्यपालक विद्युत अभियंता के देखरेख में कुल 871 घरों में छापेमारी की गई। इस दौरान 136 लोगों पर बिजली चोरी का मामला विभिन्न थाने में दर्ज कराया गया। आरोपियों से 21,15,078 रुपये का जुर्माना वसूला गया। विद्युत महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने बताया कि जमशेदपुर सर्किल के जमशेदपुर, आदित्यपुर, घाटशिला व मानगो डिवीजन में कुल 487 घरों में छापेमारी की गई, जिसमें से 90 लोगों पर विभिन्न थानों में FIR दर्ज कराया गया। जबकि आरोपियों से जुर्माने के तौर पर 16,15,327 रुपये वसूले गए। इसी तरह चाईबासा सर्किल के चाईबासा, चक्रधरपुर, सरायकेला में कुल 384 घरों में छापेमारी हुई, जिसमें से 46 लोगों पर FIR दर्ज कराया गया। वहीं आरोपियों से 5 लाख रुपए जुर्माने वसूले गए। विद्युत महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने बताया कि छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील किया कि बकाया बिजली बिल जल्द से जल्द जमा करें ताकि उपभोक्ता कानूनी कार्रवाई से बच सके। झारखंड के इन 14 IPS को बनाया गया ऑब्जर्वर, दिया गया टास्क। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड के 14 IPS अफसरों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली में हुई बैठक में इन नामों की घोषणा की है। बैठक में 2150 से अधिक ऑब्जर्वर यानी चुनाव पर्यवेक्षक शामिल है। बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई। बैठक में चुनाव आयुक्त ने नियुक्त ऑब्जर्वर को बताया कि विवाद रहित और स्वच्छ चुनाव कराना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें कोताही बरतने या दोषी पाए जाने पर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। IPS अफसरों के नामों की घोषणा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग इस लोकसभा चुनाव को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष के साथ संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चुनावी ऑब्जर्वर की भूमिका कालाधन, नशीले पदार्थ, कीमती धातुओं या फिर नकदी की आवाजाही और वितरण को रोकने में होगी। मिली जानकारी के अनुसार हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। सभी ऑब्जर्वर अपने लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की सीमा में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी ऑब्जर्वर हर समय अपने फोन, ईमेल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायतों को सुनने के लिए उपलब्ध रहेंगे। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, युवक की घटनास्थल पर ही मौत। विरोध में सड़क जाम। गिरिडीह मुसफिल थाना क्षेत्र के घाघरा में बीती रात तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इससे बाइक सवार केशोटांड निवासी मोइन अंसारी पिता इस्लाम अंसारी की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोग बुधवार की सुबह 100 के साथ गिरिडीह जामताड़ा रोड को जाम कर दिया। बताया जाता है कि मंगलवार की रात केशोटांड के रहने वाले इस्लाम अंसारी के पुत्र मोइन अंसारी बाइक से अपने घर जा रहे थे। तभी विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही स्विफ्ट कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार मोइन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि इस दौरान कार का इंजन सीज होने के कारण गाड़ी बंद पड़ गई, जिसके बाद कार में सवार लोग फरार हो गए। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करने के साथ ही कार पर अपना गुस्सा उतारते हुए पलट दिया। ग्रामीण कार चालकों के खिलाफ कार्रवाई के साथ मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देवघर में 15 मार्च को 3 घंटे का होगा बाबा धीरेन्द्रनाथ शास्त्री का प्रवचन। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्रनाथ शास्त्री का प्रवचन देवघर में अब केवल 15 मार्च को होगा। देवघर कॉलेज के मैदान में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक धीरेन्द्रनाथ शास्त्री प्रवचन देंगे। इससे पहले धीरेन्द्रनाथ शास्त्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की अगुवाई में देवघर कॉलेज मैदान में
पंडाल बनाने का काम शुरू हो गया है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही। इस दौरान धीरेन्द्र नाथ शास्त्री प्रभु राम और हनुमान जी के संवाद के साथ कथा की शुरुआत करेंगे। पंडाल में 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। कुल 12 LED स्क्रीन भी पंडाल में और पंडाल के आसपास लगाए जाएंगे। अगर किसी श्रद्धालु को पंडाल में जगह नहीं मिलती है तो वे स्क्रीन के माध्यम से धीरेन्द्र नाथ शास्त्री की कथा का श्रवण कर पाएंगे। मंगलवार की सुबह से पंडाल बनाने का काम शुरू हो गया था। कथा के दौरान सुरक्षा के लिए प्राइवेट बाउंसर की भी तैनाती होगी। साथ ही बड़ी संख्या में वॉलेंटियर भी रहेंगे। जगह जगह CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। पंडाल में प्रवेश से पहले हर एक श्रद्धालु को सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा व ड्रोन से भी सुरक्षा की निगरानी होगी। बता दें कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भगवान हनुमान व अपने गुरु के बल पर बड़ी से बड़ी समस्याओं के निदान का दावा करते हैं। उनके सभाओं में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। वह अपने दरबार में आमजनों की समस्या सुनकर उनका निदान बताने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे जिन्हें अपने मंच पर बुलाते हैं उनके बारे में उन्हें पहले से ही पता होता है। जब सामने वाला व्यक्ति अपनी समस्याओं के बारे में बताता है तो वह अपने पर्चे में लिखी बातों को उन्हें बता देते हैं। बता दें कि इससे पहले बाबा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम झारखंड के पलामू में होना था, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसकी सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में भी हुई थी। अदालत ने प्रशासन से पूछा था कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम से कानून व्यवस्था की कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तब पलामू के उपायुक्त ने कोर्ट के सामने कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की बात कही थी। रेलवे शुरू करेगा होली स्पेशल ट्रेन। इन स्टेशनों से चलेगी गाड़ी। होली के दौरान हावड़ा से रक्सौल तथा हावड़ा से बनारस के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूर्व रेलवे ने इन स्टेशनों के बीच 2 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। हावड़ा रक्सौल होली स्पेशल ट्रेन 23 मार्च को शनिवार को 23 बजे हावड़ा से खुलेगी और अगले दिन 14:15 में रक्सौल पहुंचेगी तथा रक्सौल हावड़ा होली स्पेशल 24 मार्च रविवार को 16:55 में रक्सौल से खुलेगी और अगले दिन सुबह 8:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन आसनसोल डिवीजन क्षेत्र में दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर रुकेगी। हावड़ा बनारस होली स्पेशल 23 मार्च को हावड़ा से 8:15 में खुलकर उसी दिन 21:45 में बनारस पहुंचेगी और बनारस हावड़ा होली स्पेशल 23 मार्च शनिवार को बनारस से 23:05 में खुलेगी और अगले दिन 12:20 में हावड़ा पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन भी आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह आदि स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में सामान्य श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित कोच की सुविधा उपलब्ध होगी। स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग की तारीख की घोषणा शीघ्र की जाएगी। यह जानकारी आसनसोल रेल मंडल की ओर से दी गई है। अंबा प्रसाद के आरोप पर बोली बीजेपी, बताए किसने दिया हजारीबाग और चतरा से चुनाव लड़ने का ऑफर। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के आरोप को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में जब अंबा प्रसाद के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है तो वह बोलती है कि बीजेपी करवा रही है। इन लोग के पेट में भी दर्द होगा, बुखार होगा तो ये कहेंगे कि बीजेपी करवा रही। ये अंबा प्रसाद कहती है कि बीजेपी और संघ परिवार ने उन्हें चतरा और हजारीबाग से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया था। इन्हें स्पष्ट करना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं। उनका नाम और चेहरा उजागर करना चाहिए। किसने आपको कहा कि आप चतरा और हजारीबाग से चुनाव लड़ें? या बीजेपी और बड़कागांव की जनता जानना चाहती है। उस व्यक्ति को मीडिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करें। आदित्य साहू ने आगे कहा कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि को अपना चाल चरित्र और चेहरा जरूर देखना चाहिए। बीते 15 साल से बड़कागांव में इनके परिवार के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किस प्रकार से वहां के लोगों के द्वारा आवाज उठाई जा रही, किस प्रकार से कोयले बालू की लूट हो रही, यह सबके सामने है। इनके लोग बालू का अवैध कारोबार करते हैं। थाना में जब बालू से लदा ट्रैक्टर को जब्त किया जाता है तो इनके गुर्गे थाने से जबरदस्ती उस बालू को छुड़ाकर ले जाने का काम करते हैं। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा कि कैसे लोग अपनी दर्द बयां कर रहे। उनकी जमीन को लूट लिया गया। उन्होंने सवालिया लहजे से कहा कि बताए, एक गरीब की जमीन लूटने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या उस क्षेत्र के जनता ने आपको लूटने के लिए वोट दिया? 15 से 27 मार्च तक कराना होगा लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा के दृष्टिकोण से धनबाद जिला में 15 से 27 मार्च तक लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया जाएगा। इसको लेकर उपायुक्त माधव मिश्रा ने आदेश जारी कर दिया है। सभी थानों में दंडा अधिकारी की नियुक्ति कर हथियारों का सत्यापन किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारियों को निर्धारित तिथि में लाइसेंसी हथियारों के साथ थाना जाकर सत्यापन कराना होगा। निर्धारित तिथि व समय तक हथियारों का सत्यापन या शास्त्रों का जमा नहीं करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध शस्त्र नियमावली के सुसंगत नियमों के तहत लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश में बताया गया कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र के वैसे सभी लाइसेंसधारी जो अन्य राज्य एवं जिला के लाइसेंस निर्गत होने के बाद शस्त्र धारण कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके हथियार का सत्यापन व जमा कराएं।
बाइक सवार अपराधियों ने लूटे 2 लाख रुपए। घर के बाहर मोबाइल पर कर रहे थे बात। हैंडल में टंगा था पैसे का झोला। गुमला शहर से सटे करौंदी गांव के रहने वाले मोतीलाल साहू से बाइक सवार अपराधियों ने 2,30,000 रुपए लूट लिए। वह छड़ सीमेंट का खुदरा दुकानदार है। उसके साथ लूट की घटना तब हुई जब वे बैंक से पैसे निकालकर घर पहुंचे थे। घर के बाहर फोन पर बात कर रहे थे, तभी अपराधी आए और बाइक हैंडल में लटका थैला छीनकर भाग निकले। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पीछा भी किया लेकिन सफल नहीं हो सके। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर व्यापारी से पूछताछ की। इसके बाद आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया। बाइक पर सवार 2 लोग की तस्वीर भी सामने आई है। घटना के संबंध में मोतीलाल साहू ने बताया कि वे शहर के व्यापारियों से छड़ सीमेंट उधार लेकर करौंदी स्थित अपने मोतीलाल ट्रेडर्स नामक दुकान में बिक्री करते हैं। उन्हें कुछ महाजनों का उधार चुकता करना था, इसलिए उन्होंने शहर के मेन रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 2,30,000 रुपए की निकासी किए थे। इसके बाद पैसे को एक थैला में रखकर घर की ओर निकल पड़े। जैसे ही घर के पास पहुंचे उनके मोबाइल में किन्हीं का फोन आ गया। फोन आते हुए घर के बाहर बाइक खड़ा कर रुपए से भरा थैला बाइक के हैंडल में टांग कर बात करने लगे। तभी एक बाइक में सवार होकर 2 अपराधी वहां पहुंचे। रुपए भरा थैला को झपट कर शहर की ओर तेजी से भाग निकले। गिरिडीह में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 युवक की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 युवक की मौत हो गई। पहली घटना बेंगाबाद नवाडी मुख्य मार्ग पर घटी, जहां अनियंत्रित बाइक चालक ने दीवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रमोद कुमार और देवनंदन उर्फ राज दास के रूप में हुई है। दोनों छोटकी खरकडीहा पंचायत के बिझैया गांव के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक वे दोनों पेशे से डीजे संचालक थे और किसी समारोह में वे डीजे सेट कर अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हो गया। दूसरी घटना बेंगाबाद के गिरिडीह गांडे मुख्य मार्ग के पास मंगलवार की रात की है, जहां देर रात एक कार चालक ने बाइक सवार युवक को चपेट में ले लिया। इससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में कार भी पलट गई, लेकिन कार में सवार सभी लोग बचकर भागने में सफल रहे। ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करे सरकार। हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। मामले में सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि एक 24 घंटे काम करने वाले हेल्पलाइन नंबर जारी करे, ताकि ध्वनि प्रदूषण से परेशान कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सके। विशेष रूप से रात्रि 10:30 बजे के बाद लोग हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत कर सके तथा ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति पा सके। साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार को ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 9 अप्रैल की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुक्का ने पैरवी की। उल्लेखनीय कि प्रार्थी झारखंड सिविल सोसाइटी की ओर से कमेटी के सदस्य विकास कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि शहर में बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला, मैरिज हॉल में लाउड स्पीकर व डीजे के साथ 10:30 बजे रात के बाद बारात लगने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इससे लोग परेशान होते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। पूर्व में कोर्ट ने आदेश पारित कर कहा था कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर अथवा डीजे नहीं बजनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की जाए। पूर्व त्यौहार जैसे विशेष धार्मिक आयोजनों के दौरान जिला प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद ही रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की छूट दी जा सकती है। रांची की सड़क जाम ने लोगों का पैदल चलना भी किया मुश्किल। समस्या से निपटने में प्रशासन के छूट रहे पसीने। राजधानी रांची में जाम के जंजाल ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इस समस्या ने हर वर्ग को प्रभावित कर रखा है। अगर कोई बरियातू से HEC जाने की बात करे तो उसका कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा का समय जाम से निपटने में निकल जाता है। वैसे एक व्यक्ति का औसतन रोज लंबी दूरी तय करने में आधे घंटे का समय जाम में फंस कर बर्बाद हो जाता है। जाम की समस्या से निपटने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट रहे। राजधानी की यातायात पूरे साल अव्यवस्थित नजर आती है। राजधानी में फुटपाथ पर ई-रिक्शा और ऑटो वालों ने अवैध स्टैंड बना लिया है। इससे वाहनों के साथ साथ लोगों को चलने में भी परेशानी होती है। जाम की समस्या बढ़ जाती है। राजधानी में मेन रोड, रातू रोड, लालपुर, डांगरा टोली चौक, कांटा टोली सहित सभी जगहों पर ठेले वालों और सब्जी विक्रेताओं ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है। रातू रोड, ITI, पिस्का मोड़, नगड़ी और मांडर जाने वाले लोग हमेशा जाम से परेशान रहते हैं। किशोरी यादव चौक, पिस्का मोड़ चौक, न्यू मार्केट चौक व कांके रोड जाने वाले चौक पर ऑटो के अवैध स्टैंड बने हुए हैं। इस कारण हमेशा जाम लगा रहता है। रातू रोड फ्लाईओवर निर्माण के कारण भी मुश्किलें बढ़ी है।
झारखंड में आईएएस अफसरों का तबादला, के श्रीनिवासन बने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव। राज्य सरकार ने 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। एटीआई के निदेशक के श्रीनिवासन को ग्रामीण विकास सचिव बनाया गया है। वह अपने कार्यों के साथ एटीआई निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर को नगर विकास एवं आवास विभाग का नया सचिव बनाया गया है। चंद्रशेखर अपने कार्यों के साथ जुटको व GRDA MD के अतिरिक्त प्रभार भी बने रहेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।